बचपन में बहुत सपने देखते हैं बच्चे। कभी आपने सोचा था कि एक दिन मेडिकल कॉलेज विदिशा या कहीं का भी डीन बनूंगा? जब मार्क्स ख़राब होते थे तो मैं एक बड़ी वैसी बात डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। मुझे तो लगता था कि मैं ड्राइविंग सीख लूँ, शायद मैं ड्राइवर बन पाऊँगा, कम से कम इतना तो कर लूँ। मेडिकल कॉलेजेस में जो रैगिंग होती है और उसमें जो सफ़रिंग्स होती हैं, तो उसको देख के ज़रूर कभी-कभी लगता था कि इतनी पढ़ाई क्या इस चीज़ के लिए करी है। जब एग्ज़ाम का समय आता था तो हम लोग एक-दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन जाते थे। और जब हमें ये समझ में आता था कि सामने वाले की भी हालत वही है, तो अपने आप को भी बड़ा बूस्ट अप होता था। मेरा फर्स्ट ईयर का पीरियड चल रहा था और एक मर्डर केस आ गया, उसमें मल्टीपल स्टैब इंजरीज़ थी। तो सर बोले, "यार मेरे को लेट हो रहा है, तुम जाके एक बार निपटा दे, जाके नोट कर लेंगे।" मैं घबरा गया, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में था और मल्टीपल स्टैब इंजरी, हाई प्रोफाइल केस, भीड़ और इकट्ठा हो रही है। सर, डीन साहब का स्ट्रेस बर्नर क्या है? ये आपने हमारे तो तीरथ पे हाथ रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातों का सफर और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। आज इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक खास व्यक्ति भी जुड़ रहे हैं। विदिशा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनीष निगम, जिन्होंने 2018 से विदिशा में अपना सफ़र शुरू किया। मेडिकल कॉलेज से आप एचओडी रहे फॉरेंसिक मेडिसिन्स विभाग के, और 2024 में उन्होंने मेडिकल कॉलेज विदिशा के डीन के रूप में पदभार ग्रहण किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं बातों के सफ़र के एपिसोड में। सर, वेरी वेलकम टू द शो। सर, बातों का सफ़र इस चीज़ों पे फोकस्ड है कि कुछ पर्सनली चीज़ें भी हम लोग यहाँ पूछते हैं। आपका सफ़र जो स्कूल लाइफ से शुरू हुआ और एमबीबीएस तक का सफ़र, कैसे वो समय याद करते हैं आप? ये तो गौरव जी, हम सब जानते हैं कि हमारा जो पास्ट होता है वो हमेशा रिलिश करता है, हर आदमी रिलिश करता है। जी। और प्रेजेंट तो हमेशा अ, उसमें क्वेश्चन मार्क रहते हैं और फ्यूचर से हमेशा डरता है। तो पास्ट तो हमेशा बहुत ही आदमी रिलिश करता है। तो पास्ट में मेरा तो ये स्कूल जो है वो ज़्यादातर छोटे प्लेसेस में हुआ है। मेरे पिताजी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, बीडीओ थे, तो वो उनकी ज़्यादातर पोस्टिंग रीवा, शहडोल, बुढ़ार इन जगहों पे हुई है, तो मेरी 10th तक एजुकेशन शहडोल, रीवा के आसपास ही होती रही। तो 10वीं कक्षा तक मैं केंद्रीय विद्यालय शहडोल और रीवा में पढ़ा हूँ। उसके पश्चात 11th स्टैंडर्ड में हम लोग, मेरे पिताजी जब भोपाल आए पोस्ट में प्रमोट होके, तो यहाँ पर मैंने फिर केंद्रीय विद्यालय मैदा मिल भोपाल में ज्वाइन किया 11th स्टैंडर्ड से। तो 11th-12th मेरा यहीं हुआ। सब्जेक्ट जहाँ तक चूज़ करने की बात होती है तो आज का ज़माना और पहले के ज़माने में बहुत अंतर है। पहले तो जैसे पिताजी बोल दिया करते थे या आपको आपको ऐसा लगता था, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे काउंसलिंग जैसी चीज़ें होती नहीं थी और बस एक डिस्कशन होता था कि भई आपका क्या बेटर है, क्या चीज़ आप लेना चाहेंगे? उसी उसमें जैसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर थे, वो ऑलरेडी एमबीबीएस रीवा मेडिकल कॉलेज से कर रहे थे। उनका पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्थेल्मोलॉजी में किया उन्होंने। तो वो मेरे एक आइडियल थे। उनको हम अक्सर मैं देखा करता था, उनके पास उनके फ्रेंड सर्किल, उनका स्टैथो, उनका एप्रन, तो मैं बड़ा फ़ैसिनेटेड रहता था। तो एक उस तरह से हमारा जो है एक ओरिएंटेशन मेडिकल साइड में हो गया था। जी। लेकिन फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने मैथ्स भी रखी थी अपने साथ। केंद्रीय विद्यालय में ये ऑप्शन रहता था। तो 11th में मेरे पास मैथ्स भी थी। फिर उसके बाद फाइनली 11th में हमने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे भी इसी साइड जाना है। तो 12th में फिर मैंने बायो में कंसंट्रेट किया अपने आप को और किस्मत अच्छी रही और फिर मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। 1 साल के लिए मुझे रायपुर मेडिकल कॉलेज मिला था। उस समय एमपी छत्तीसगढ़ एक ही था, तो सेकंड चॉइस मेरी रायपुर थी। फिर 1 साल बाद मैंने भोपाल ट्रांसफ़र ले लिया और फिर उसके बाद सेकंड प्रॉफ से लेके मेरे एमडी तक मेरा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में ही मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी। जी। सर, क्या बचपन में बहुत सपने देखते हैं बच्चे? कभी आपने सोचा था कि एक दिन मेडिकल कॉलेज विदिशा या कहीं का भी डीन बनूंगा? नहीं, ऐसा तो सपना नहीं सोचा कभी, सच बताएँ तो। मतलब कभी-कभी तो
जब मार्क्स ख़राब आते थे तो मैं एक बड़ी वैसी बात डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, मुझे तो लगता था कि मैं ड्राइविंग सीख लूँ, शायद मैं ड्राइवर बन पाऊँगा, कम से कम इतना तो कर लूँ। तो ऐसे भी ख़्याल आते थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सिखाई है हमें कि मेहनत करना है, तो मेहनत से कभी मैं पीछे नहीं हटा। आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे एक भाई का बिज़नेस भी था और मेरा मतलब ऐसा था कि मदर मेरी चाहती थी कि मैं बिज़नेस साइड में आऊँ। ये एक हमारी बहुत ही क्लोज़ वो है, तो उनका बहुत मन था और वो चाहती थी कि ये मेडिकल साइड में, इस साइड में ना जाए और मेरे बड़े ब्रदर को सपोर्ट करे क्योंकि वो अकेले थे बिज़नेस में। और उस रीज़न से भोपाल फ़ादर भी हमारे आए क्योंकि ब्रदर का यहीं बिज़नेस था और मुझे काफ़ी बार भेजा जाता था शॉप में कि आप वहाँ जाइए, बैठिए, ब्रदर जब नहीं रहें तो आप देखिए। तो मैंने ये सब बहुत किया। 11th भी बैठता था, 12th भी बैठा मैं और पर मैं वहाँ पर हमेशा किताब लेके जाता था। अरे वाह! और मुझे वहाँ पूरा मार्केट पहचानता था कि तो मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बस यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से मेरे घर पे वो था बट मुझे ये हमेशा मैं मदर को ये समझाता था कि बस मेरा एक बार सिलेक्शन हो जाए मम्मी, फिर मैं छोड़ दूँगा। मैं मेडिकल छोड़ दूँगा, मैं करूँगा बिज़नेस ही। तो इस तरह की बातें चलती थी घर में लेकिन फिर एक बार जब सिलेक्शन हो गया तो फिर तो पीछे नहीं मुड़ा मैं। और फिर उसी तरीके से तो ऐसा सपना जैसा जैसा आपने सवाल किया तो कोई बहुत ऐसे सपने जैसा तो नहीं सोचा था। हाँ, मेहनत करके कुछ अच्छा बनने की हमेशा वो थी और फिर धीरे-धीरे रास्ता खुलता गया और जैसा मेरी चॉइस थी उस तरह से चीज़ें मिलती गईं तो आगे बढ़ते गए। जी। सर एमबीबीएस की पढ़ाई के वक़्त कभी ऐसा लगा हो कि जब व्यक्ति का ऐसा एक सिचुएशन आती है कि टूट जाता है या कभी सोचता है कि ये नहीं हो पाएगा, अब छोड़ के कुछ दूसरा देखता हूँ। क्या कभी वो वक़्त भी आपने देखा? ये मेरा ऐसा तजुर्बा लेटर इन लाइफ तो नहीं हुआ लेकिन हाँ अर्ली फर्स्ट ईयर में तो ज़रूर हुआ। फर्स्ट ईयर में ख़ास तौर पे जब मतलब मेडिकल कॉलेजेस में जो रैगिंग होती है और उसमें जो सफ़रिंग्स होती हैं, तो उसको देख के ज़रूर कभी-कभी लगता था कि इतनी पढ़ाई क्या इस चीज़ के लिए करी है? तो ये ख़्याल ज़रूर आता था। बीच-बीच में कि यार अपन क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं दूसरी जगह भी जा सकता था। बिज़नेस तो ऑलवेज़ हमारे घर पे था, मेरे बड़े ब्रदर ने स्टार्ट किया था। तो एक वो ऑप्शन हमेशा खुला रहता था। तो बट एक बार जब मोमेंटम बन गया हमारा, हमारा सर्कल बन गया और मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था सेकंड प्रॉफ में। तो हॉस्टल लाइफ़ बहुत अलग होती है और वो इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है, इतना ज़्यादा उसमें यूनियन होता है। और मैं तो आज इस मंच से ये भी बोलना चाहूँगा सभी जो भी बच्चे हैं और वो हैं कि फैमिली लाइफ अच्छी है, बहुत सिक्योर्ड रहती है, लेकिन आपके एजुकेशन लाइफ में ज़रूर आप लोगों को हॉस्टल लाइफ जीनी चाहिए। उसमें एक सपोर्ट सिस्टम, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वहाँ मुझे बहुत शक्ति मिली हमारे दोस्तों से और कभी ऐसा लगा नहीं कि ये बर्डन है, क्योंकि उसमें एन्जॉयमेंट भी था, स्ट्रेस रहता था पढ़ाई का, एक वो भी रहता था, कॉम्पिटिटिवनेस भी होती थी, लेकिन सब साथ करते थे तो कभी ऐसा लगा नहीं। कोई ख़ास दोस्त के बारे में यदि ज़िक्र करना चाहें, जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया हो या परेशानियों से बाहर निकाला हो उस समय? एक्चुअली एक मित्र ऐसा कहना मुश्किल है। मेरे मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं और यूजुअली मेरी थोड़ा-सा नेचर ऐसा था कि मैं ग्रुप में चलता था। मतलब मैं ऐसा अकेला रह के काम करने वाला आदमी नहीं था, ना पढ़ने वाला था। मैं हमेशा सर्किल में रहता। तो हमारा एक सर्किल था और जैसे हॉस्टल का मैंने बात बताई आपको कि एफ ब्लॉक में हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो उसमें जैसे मेरे 2-3 मित्र थे, तो चूँकि मस्ती ज़्यादा होती है हॉस्टल में, ये आप लोगों को भी पता है, सभी को पता है कि ज़्यादातर हम लोग बहुत सिंसियरली पढ़ाई हॉस्टल में ऐसी होती नहीं। जब एग्ज़ाम का समय आता था तो हम लोग एक-दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन जाते थे और जब हमें ये समझ में आता था कि सामने वाले की भी हालत वही है, तो अपने आप को भी बड़ा बूस्ट अप होता था और हम लोग क्या है चैप्टर्स डिवाइड कर लेते थे। अगर जैसे 10 चैप्टर हैं तो हम लोग 5 फ्रेंड्स हैं तो 2-2 चैप्टर्स डिवाइड कर लेते थे और आपस में 2-2 चैप्टर्स पढ़ के और फिर जब हमारा मेस टाइम होता था,
तो बस वहाँ हमारा ये होता था कि जो पढ़ के आया है वो चीज़ नरेट करेगा, सामने वाले सुनेंगे, तो एक साथ 5 लोगों का 2 चैप्टर तैयार हो जाता था। तो दिस वाज़ द वे व्हेन यूजुअली हमें 4-5 दिन मिलते थे जब हमें पूरा एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती थी। उसमें इस तरह से हमने मेजर सब्जेक्ट्स इसी तरह से हमने करे। जी। सर, एमबीबीएस की डिग्री अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बर्डन मैं कहूँगा कि उसको क्रॉस करना उस चीज़ स्टेज को बहुत कठिन है। लेकिन आपने एमबीबीएस भी किया, एलएलबी भी किया, एलएलएम भी किया। सर, पढ़ाई का पीछा छोड़ा नहीं है आपने। एक्चुअली आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ दी, एमडी भी किया है मैंने। तो नहीं एक्चुअली क्या है देखिए मेरे को जो बहुत एक बेसिक बात लगती है कि अगर आपको चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए, जी। अगर इंटरेस्ट आ जाए तो वो कभी बर्डन नहीं बनता। यही मैं भी आजकल के बच्चों को बोलता हूँ, कई बार जो 10th 11th में कन्फ्यूज़ रहते हैं बच्चे कि कौन-सा सब्जेक्ट लें, क्या लें? तो उसमें एक बड़ा बेसिक सा आप अपने आप में ये देखिए कि क्या आपको जब आप कहीं से आते हो, स्कूल से जैसे आए, तो तो आपको कौन-सा सब्जेक्ट लगता है कि मैं वो सब्जेक्ट पढूँ? मतलब आपको इंटरेस्ट किसमें लगता है कि भई हम ये वाली बुक खोल के पढ़ें, इसका बार-बार मन करता है। और इसका बेसिक फंडा साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपको इंटरेस्ट तभी किसी चीज़ में आएगा जब आप उस चीज़ को समझेंगे। जी। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी ना, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप हो ही नहीं सकता, कोई कितना भी प्रेशराइज़ करे। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ जैसे बॉयज़ जैसे मैं मेरी अर्ली एज में जैसे हम लोग स्कूलिंग या कॉलेज वाला अर्ली एज था, तो हम लोग क्रिकेटर्स अपने आप को हर बच्चा अपने आप को क्रिकेटर समझता है। और क्रिकेट इतना ज़्यादा देखता है, ख़ास तौर पे बॉयज़ में ये ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। उसका रीज़न ये है शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम क्रिकेट को समझ पाते हैं। हम क्योंकि खेलते हैं, खेलने वाले ज़्यादा रहते हैं, आउट ऑफ हाउस ज़्यादा रहते हैं और ये सबसे घर-घर में ये अब ये पॉपुलर है ये वाला गेम। तो चूँकि हम उसको समझते हैं, इसलिए हमको इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसलिए हम सुबह 4 बजे भी जब वेस्ट इंडीज़ से इंडिया की सीरीज़ चल रही थी, तो हम सुबह 10th बोर्ड चल रहा था हमारा, लेकिन हम 4 बजे उठ के हमने वो सीरीज़ पूरी निपटाई। उसके बाद हम एग्ज़ाम दें, क्योंकि वो एक समझ थी उस चीज़ की। तो यही चीज़ आपको सब्जेक्ट चूज़ करने में भी हमेशा दिखानी चाहिए। सर, इंटरेस्ट की बात आई तो फॉरेंसिक मेडिसिन आपने चूज़ किया सब्जेक्ट। फॉर एमडी। तो ये कैसे उस टाइम आपने कैसे सोचा हो कि मुझे इसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है? हाँ, तो देखिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत ग्लैमर इसमें नहीं है, बहुत आप लोग पॉपुलर नहीं हैं इस शब्द को लेके। और हुआ क्या, मेरी 109th रैंक थी जो स्टेट पीजी होता है उसमें। ख़ैर शुरुआती पे तो जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो मुझे मिल नहीं रहे थे। लेकिन जो भी मुझे डिप्लोमाज़ मिल रहे थे या जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मिल रहे थे और फिर ये वाले सब्जेक्ट्स मिल रहे थे सारे। उसमें मैंने एक रैंकिंग बनाई थी कि मेरे को ये वाला सब्जेक्ट इस रैंक में मेरे को सबसे अच्छा लगता है। तो इसमें सबसे पहले मेरे जो कहना चाहिए आइडियल थे डॉक्टर सतपति और डॉक्टर भानु दुबे सर। ये हमेशा ये टीचर्स रहे हैं जिन्होंने हमें एमबीबीएस में भी पढ़ाया है और इनके वर्क कल्चर हम लोग देखते थे, बहुत फ़ैसिनेटेड रहते थे इनके वर्क कल्चर से। अ, बहुत पुलिस आस-पास में घूमती थी इनके, बहुत इनसे इनको रिस्पेक्ट मिलती थी और ये हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो हम लोग के काम ऐसे करा देते थे जैसे कि मतलब अरे ये तो इनके बाएँ हाथ का काम है। जैसे हमारी गाड़ी पकड़ जाना, तो तुरंत सर को फ़ोन कर दिया तो तुरंत उन्होंने ये कर दिया। तो हम लोग को ये छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी इम्प्रेस करती थी, हम लोग बातें भी ऐसी करते थे। हालाँकि मेरा ब्रदर क्लिनिशियन है, उसने थोड़ा-सा बोला था कि देख लो मतलब क्लिनिकल सब्जेक्ट में ही जाओ, बट मेरा थोड़ा-सा ओरिएंटेशन बहुत प्रैक्टिस ओरिएंटेड नहीं था, मतलब आई एम नॉट ए गुड प्रैक्टिशनर। जी। ये मैंने देख लिया था एमबीबीएस में, जब ब्रदर के क्लिनिक में मैं कभी-कभी जाता भी था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये पेशेंट्स को डीलिंग करने में बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आता है। तो मुझे थोड़ा-सा ये वाली फ़ील्ड पसंद आ रही थी ड्यूरिंग एमबीबीएस और फिर मुझे एमडी लेना ही था, कोई डिप्लोमा लेना नहीं था, तो ये मेरा चॉइस था, तो इसलिए मैंने लिया और आई नेवर रिग्रेट। आज तक मुझे बहुत पसंद आता है ये सब्जेक्ट। सर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस होती हैं, तो वो कैसे आप प्रैक्टिकल बेस पे ही ज़्यादातर होता है? आज भी आपने अभी बैक ऑफ द कैमरा बताया कि जब कुछ चीज़ें फँस जाती हैं या कोई अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो डिपार्टमेंट के लोग आपका ही रुख करते हैं। तो वो प्रैक्टिकल बेस पे कैसे आप उस चीज़ को महसूस करते हैं? नहीं बेसिकली देखिए इट इज़ नॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट में भी आप अगर
ड्यूरिंग अर्ली लाइफ अगर आप बहुत डर के नहीं, आप उसको थोड़ा-सा सिंसियरली अगर आप प्रैक्टिकल में अप्रोच रखते हैं अगर, तो आपको उस फील्ड में जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। अगर आप सर्जन हैं, तो आप सिर्फ़ पढ़ के सर्जन नहीं बन सकते हैं। आपको उसे सीज़र एंड नाइफ लेना पड़ेगा अपने हाथों में। तो मैं हमेशा सभी बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अर्ली लाइफ में जब आप एमडी कर रहे हों या अर्ली लाइफ ऑफ योर करियर हो, तो आप हिचकिचाएँ ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ील्ड में जाएँ। जब मैं एमडी भी कर रहा था तब सतपति सर मेरे पे इतना रिलाई करते थे कि मेरा फर्स्ट ईयर का पीरियड चल रहा था और एक मर्डर केस आ गया, उसमें मल्टीपल स्टैब इंजरीज़ थी। सर को कहीं काम था और सर मेरे साथ थे, बस हम दोनों की ड्यूटी थी उस समय। तो सर बोले कि संडे था, तो सर बोले, "यार मेरे को लेट हो रहा है, तुम जाके एक बार निपटा दे, जाके नोट कर ले।" मैं घबरा गया, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में था और मल्टीपल स्टैब इंजरी, हाई प्रोफाइल केस, भीड़ और इकट्ठा हो रही है। तो मैंने कहा, "सर ये" नहीं, बोले, "तू कुछ नहीं करना, तू तो जा और तेरे हिसाब से ड्राइंग बना ले और मैं लिख दूँगा और मैं साइन भी कर दूँगा।" सो ये जो सर ने भरोसा दिखाया मुझ पे कि मैं कुछ भी, मैं उस समय कोई बहुत बड़े फैक्ट छोड़ भी दूँ। ये फर्स्ट केस था? ये मेरा फर्स्ट मर्डर केस, होमिसाइड केस था। ऐसे केसेस एक्सीडेंट वाले तो छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाए तो बट ये एक्सेप्टेबल हाई होती है। प्रोफाइल केस फर्स्ट था। बट मर्डर केस है और कोई ऐसे वाले सेंसिटिव केसेस होते हैं, उसमें बहुत हमको समझ होनी चाहिए, तो फिर नहीं तो क्या होता है कि फिर वो कोर्ट में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जी। तो जब सर ने इतना भरोसा दिलाया तो फिर ये बात ज़रूर है कि जब सीनियर जब आप पे भरोसा करता है ना, तो आप ओवर सिंसियर हो जाते हो। जी। आप बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से करते हो क्योंकि आपको आपको पता है आप अच्छा करोगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा और गलत किया तो फिर सर को तो हम सभी जानते हैं, हमारे सर बहुत डाँटते भी थे। तो हमने इतनी सिंसियरिटी से एक-एक ड्राइंग बनाई, इतने अच्छे से लिखा, तो सर वाज़ वेरी ग्लैड और वो एक मेरा सबसे पहला था कि मतलब सर ने जो भरोसा दिखाया। तो मैं फिर तब से अक्सर इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होने लगा और उस तरह से फिर धीरे-धीरे हमारी कहानी शुरू हुई और अर्ली एज में काफ़ी हमने काम कर लिया, इसलिए वो कॉन्फिडेंस आज की डेट में कुछ भी होता है। जैसे मैं इसके पहले आपको बता दूँ, मैं श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में था, सेम्स में था। 13 साल वहाँ रहा। उस इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत सिखाया। मैं हर प्लेटफ़ॉर्म में हर जगह बोलता हूँ, दो दैट वाज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, लेकिन दैट वाज़ द ओनली मेडिकल कॉलेज इन होल सेंट्रल इंडिया जिसने मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन अपने इंस्टीट्यूट में लाया एंड दैट वाज़ विद द सपोर्ट फ्रॉम द चेयरमैन और वहाँ पर मेरी एक्चुअली करियर की शुरुआत हुई। वाह! 2024 अप्रैल का शायद महीना रहा है। आपको डीन का पदभार दिया गया। उस समय कैसा दृष्टिकोण बदला, प्राथमिकताएँ बदली? एकेडमिक्स में भी आपने पढ़ाना, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की, तो वो बोले कि सुबह 8 बजे बिल्कुल क्लासेस लेने आते थे सर और बिल्कुल स्ट्रिक्टनेट ऐसी कि क्लासेस लेनी ही है और उनको मज़ा भी आता था उस क्लासेस में। तो प्राथमिकताएँ कैसे बदली एक नया पदभार मिलने के बाद? नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए 2000 में मैं मतलब एमडी कर रहा था। उसके बाद आज हो गया 2025, 24 मान लें हम, तो तकरीबन 23-24 साल मैं फॉरेंसिक मेडिसिन में इन्वॉल्व रहा और मुझे लगता है मेरे टीचर्स भी ये इस चीज़ से एग्री करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जितना हो सका मैंने सिंसियरिटी से इस सब्जेक्ट को लिया और आपको बता दूँ मैं भई असिस्टेंट, एसोसिएट और ये तो एक रूटीन चीज़ है, हर आदमी बनता जाता है, प्रमोट होता है। लेकिन इसके साथ-साथ हमने हमारे एसोसिएशन के लिए भी काफ़ी काम किया और मैं तकरीबन 2 टेन्योर मतलब 6 साल में जॉइंट एडिटर रहा मेरे नेशनल जर्नल का, जो हमारा नेशनल जर्नल है, मेन जर्नल हमारे सब्जेक्ट का और उसके बाद अगले 3 साल में एडिटर इन चीफ रहा। तो मतलब एडिटर इन चीफ रह के मुझे सब्जेक्ट मैंने काफ़ी अंदर से देख लिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया जितना सब्जेक्ट में काम हो रहा है, सबको बहुत नज़दीक से देख लिया। तो ये 9 साल जो मैंने एडिटरशिप का काम किया और अपार्ट फ्रॉम कॉन्फ्रेंसेस में लेक्चर्स देना, गेस्ट लेक्चर्स या फिर साइंटिफिक पेपर प्रेजेंटेशन, ये सब बहुत ज़्यादा किया मैंने। तो मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा था कि अब मुझे थोड़ा-सा कुछ नया ट्राई करना है, कुछ नई चीज़ देखना है क्योंकि फोरेंसिक में हमारे सीनियर्स के आशीर्वाद से बहुत चीज़ें ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव भी सीखने को मिली।
जैसे हाउ टू टैकल पुलिस, पुलिस को कैसे टैकल करना है, मॉब को कैसे टैकल करना है। भाई एक केस पड़ा हुआ है, यहाँ मॉब है, इकट्ठा है, वो उसको बोल रहा है कि जल्दी करो, पुलिस वाले आए नहीं हैं, हमको अकेले टैकल करना है। फिर उसके बाद जुडिशरी में जब हम अपने केस लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनके क्रॉस क्वेश्चंस जो होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन उसको, तो कहीं न कहीं हमने थोड़ा-सा एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें सीखी हैं ड्यूरिंग उसमें। तो मुझे ये डीनशिप का जब एडवर्टाइज़मेंट आया, तो मैंने बस सोचा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं डॉक्टर ऋचा निगम जो मेरी वाइफ़ हैं, वो भी कम्युनिटी मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। तो उनके साथ ही मेरा डिस्कशन हुआ कि क्या करें, तो हमारा यही डिस्कशन में निकल के आया कि आई कैन डू इट इफ एट ऑल, अगर मेरा सिलेक्शन होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ की नहीं जा सकती, और थोड़ा-सा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में था भी, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी किया हुआ है डिप्लोमा। जी। तो थोड़ा-सा मुझे इंट्रिकेटीज़ समझ में आती हैं उसकी। तो कुछ तो सब्जेक्ट ने सिखाया, कुछ हमने कोर्स किया, और कुछ जो है हमने काम करके सीखा। तो उस करके मैंने जो है फॉर्म डीन के लिए, जब ये एडवर्टाइज़मेंट निकला तो मैंने भर दिया। हालाँकि आखिरी दिन ही भरा था, आखिरी दिन जो था, और फिर उसके बाद भी मैंने जो है मैं बहुत सीरियसली नहीं भरा था। मुझे ये पता था कि इतने सीनियर लोग हैं पूरे प्रदेश में, और केवल जो है 17 डीन्स बनने हैं सभी मेडिकल कॉलेज, तो मैं तो बहुत नीचे हूँ, तो बहुत एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी। लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूँगा शायद, तो इस करके मैंने फॉर्म भर दिया था। और उसके बाद सब चीज़ें होती गईं, सिलेक्शन हो गया, और खुशकिस्मती से मुझे विदिशा ही मिल गया। वाह! सर डीन के एक टेन्योर में अभी जो विदिशा में आपका रहा, विदिशा मेडिकल कॉलेज के छात्रों में, विद्यार्थियों में क्या कुछ ऐसी खास बात आपको लगी, जो आप साझा करना चाहेंगे? विदिशा मेडिकल कॉलेज एक वन ऑफ द, अगर हम न्यू मेडिकल कॉलेजेस में बात करें, बड़ा अच्छा ग्रोइंग मेडिकल कॉलेजेस हैं, और बहुत पॉजिटिव ग्रोथ है यहाँ पर, पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह से मैं रैंकिंग देख रहा हूँ हमारे विदिशा मेडिकल कॉलेज की, तो बहुत से ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने पुराने मेडिकल कॉलेजेस, जैसे हम इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, या जबलपुर, उसको प्रेफ़र ना करते हुए विदिशा भी प्रेफ़र किया है। तो ये सब देख के हो सकता है रीज़न हो कि वो भोपाल के हैं, नज़दीक है, कारण ये भी हो सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ की रैंक्स काफ़ी ऊपर जा रही हैं। तो अच्छे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, और बड़े पॉज़िटिव अप्रोच के साथ आते हैं, और बहुत कोऑपरेशन है इनका। जैसे हमने अभी शाम को एक नई चीज़ शुरू करी है हमारे यहाँ, हॉबी क्लब्स शुरू किए हैं। तो हमारे यहाँ काउंसलिंग एंड हॉबी क्लब दोनों चलता है। तो जैसे बच्चों को कभी आजकल देखा गया है, बड़े जल्दी बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, थोड़ा एंग्ज़ियस रहते हैं, कभी-कभी मतलब स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं। तो इस करके हमने थोड़ा-सा काउंसलिंग का एक नया अप्रोच, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो प्रोफ़ेसर्स हैं और एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं, वही लोगों ने आके ये अप्रोच किया मुझे कि इस तरह से कुछ अपन स्टार्ट करते हैं। एंड ये कोई ज़रूरी भी नहीं था, बट मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ की फैकल्टीज़ भी बड़ी, जैसे आपने बच्चों का पूछा, ऐसी हमारी फैकल्टीज़ भी बड़ी कोऑपरेटिव है यहाँ पर। बड़े अच्छे हैं, 80% 90% तो मैं बोलूँगा इतने कोऑपरेटिव कहीं नहीं मिलेंगे। तो उनकी वजह से हमने ये शाम को 7 से 9 के आसपास हम लोग बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके इंटरेस्ट पूछते हैं, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे यहाँ एक इंकवेल क्लब चलता है, एक काउंसलिंग क्लब चलता है, और उसके बाद हमारे यहाँ डांस क्लब है, इसमें है सॉन्ग क्लब्स हैं। तो ये सब शाम को बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं। सर डीन साहब का स्ट्रेस बर्नर क्या है? ये आपने हमारे दुखतीरथ पे हाथ रख दिया। एक्चुअली देखिए, मेरे को 1 साल के ऊपर हो गया है काम करते हुए, तकरीबन 2 महीना और हो गया है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, और कहना चाहिए, अब स्ट्रेस तो ख़ैर आदमी की पर्सनैलिटी पे है कि आप उसको कितना स्ट्रेसफुल बनाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको स्ट्रेसफुल ना बनाऊँ, बट हाँ, ये काँटों का ताज है। आप कुछ भी करो, वो आइदर वे जा सकता है। मतलब ऐसा इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये सही है और ये गलत है। बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि मुझे पता है कि ये गलत हैं, लेकिन लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ प्रेशर्स होते हैं, कुछ
जिसे बोलते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा अच्छा वो चलता है कि गेट द जॉब डन। तो गेट द जॉब डन हाउसओवर इट इज़, मतलब कैसे भी हो लेकिन ये काम होना चाहिए। जी। तो उसके लिए कई बार हमको ना चाहते हुए भी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कभी लोगों को नाराज़ करना पड़ता है। अब अगर एक ही चीज़ के लिए 4 लोग लगे हैं तो कोई ना कोई तो एक 3 लोग नाराज़ होंगे, एक का ही काम हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय होते हैं। प्लस ये कुर्सी जो कोई भी बैठ सकता है इस कुर्सी में तो ख़ैर। तो ये क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग चेयर है, मैं तो ये मानता हूँ इसको, कि यहाँ हम बैठ के बस सुबह से शाम तक समस्याओं का समाधान खोजते रहते हैं। इसमें मतलब मैं बोलूँगा, हमारी जिस तरह से मैं फैकल्टी की तारीफ़ करता हूँ, ये कारण यही है कि ये फैकल्टी हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई होती है और ये इनके साथ मिल के मैं, और मेरा एक्चुअली काम करने का तरीका भी इसी तरीके का है कि मैं अकेले निर्णय लेना थोड़ा कम पसंद करता हूँ, बजाय इसके कि 2-3 लोग मिल के हम लोग डिसीज़न लें किसी चीज़ के लिए। तो ओवरऑल अभी ठीक चल रहा है खुशकिस्मत से। जी, बाकी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके कोई जवाब नहीं है। मतलब ऐसे वालों में कभी उलझ जाता हूँ मैं, और उलझ के फिर अपने आप कहीं न कहीं कुछ रास्ता निकलता है तो निकाल देते हैं। सर, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पूरे देश में या दुनिया में जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अब डिग्री की कीमत हमको समझनी पड़ेगी कि डिग्री की कीमत उतनी नहीं है। एक ज़माना था कि भई आपने एमबीबीएस कर लिया, मतलब एमबीबीएस इज़ मोर देन इनफ। आप एमबीबीएस करके कहीं भी चले जाओ, तो आपको इतनी इज़्ज़त मिलती है, आपको जो है पूरा सम्मान भी मिलेगा, आपको जॉब भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, सब कुछ है। अब ज़माना बदल गया है, अब एमबीबीएस प्राइवेट से भी निकल रहे हैं, गवर्नमेंट से भी निकल रहे हैं, सब जगह से निकल रहे हैं, और बहुत बड़ा बल्क है। और ऐसा नहीं कहेंगे, बहुत इसमें अच्छे लोग भी हैं, जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन उसमें सक्सेस के लिए मेरा जो सोचना है वो ये है कि अगर आप एथिकल प्रैक्टिस आज की डेट में अगर करोगे आप, देखिए सिंसियरिटी तो ये जो एमबीबीएस करिकुलम और एमडी करिकुलम है, वो अपने आप ही सिखा देती है। आप कितने भी इनसिंसियर हो, कितने भी उद्दंडी हो, कितने भी आप केयरलेस हो, लेकिन जब आप एमबीबीएस, एमडी करके निकलते हो तो अपने आप ही आप केयरफुल भी हो जाते हो, आप समझदार भी हो जाते हो और आपको पता होता है कि आपको, तो ये मेजॉरिटी 90% बच्चे जो निकल रहे हैं आज की डेट में, दे ऑल आर सिंसियर, दे ऑल आर हार्ड वर्किंग। वो हार्ड वर्किंग सिखाई देता है, क्योंकि आपको जो है आप पास ही नहीं हो पाओगे, आप एमबीबीएस कर ही नहीं पाओगे जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो ये चीज़ें सब में आ जाती है, लेकिन फिर आपको अलग कैसे दिखना है, आप कैसे सक्सेसफुल होगे? तो उसमें आज की डेट पे मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा आप सभी को कि आप बहुत पैसे के पीछे मत भागिए। आप बस एथिकल प्रैक्टिस करते जाइए, सिंसियरिटी, हार्ड वर्किंग ऑलरेडी आपके पास है। अगर आपने ये चीज़ कर ली, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। ये आप एग्ज़ाम्पल्स के भी देख सकते हो आप। आपके जो कलीग्स हैं या जो आपके सीनियर्स हैं, ये वहाँ से भी आप सीख सकते हो। जी। दूसरा एक और जो इसमें मैं कहूँगा एथिक्स के अलावा, वो है कम्युनिकेशन। तो आपको थोड़ा-सा कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा पेशेंट्स के साथ। आप, वो ज़माना अलग हो गया कि भई डॉक्टर मिलता ही नहीं था पेशेंट से। जी। फिर भी डॉक्टर के नाम पे लोग जाते थे, और बट अब ज़माना अलग हो गया। आपको उसको कंसोल भी करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, और आपको एथिकल प्रैक्टिस। इसके साथ अगर आपका अप्रोच रहेगा, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। तो चाहे वो मेडिकल फैकल्टी के लिए दिशा दिखाना हो, चाहे स्टूडेंट्स को एक नई राह दिखाना हो, डॉक्टर मनीष निगम का योगदान बहुआयामी है। ऐसी ही चर्चाएँ हम जारी रखेंगे। आप बने रहिए बातों के सफ़र के साथ। नमस्कार। नमस्कार।